So hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle and welcome back to the last lecture of the crash course जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइस आज इस लेक्चर के अंदर आप लोगों का क्रैश कोर्स में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों की एग्जाम 26 से स्टार्ट होने वाली है एंड जो नए बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सेशन कब स्टार्ट होगा, गाइस जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू एंड कुछ थोड़ा सा टाइम लग रहा है मैं उसको सेटअप करने में, बस थोड़ा दिन का समय और फिर आप लोगों के साथ में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड साल भर हम लोग बिल्कुल रॉक करने वाले हैं नए सेशन के अंदर। चलो तो अब गाइस यहां पर हम लोग बात करें आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो हमारा टॉपिक पिछली बार का रह गया था। तो हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमर्स की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। पहला आइसोमर स्टीरियो आइसोमर, दूसरा आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर्स का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह डिफरेंट होता है, इनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है जिससे इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होता है। जब हम स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं, मतलब यहां पर हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बदलाव आने लगता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो बदल जाता है। तो आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल पोजीशन में डिफरेंस, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में यहां पर आप लोगों को डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, ये 4 तरीके का दिख रहा है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेट। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। गाइस सबसे पहला जो एग्जांपल लिखा है वो मैंने लिखवाया है आयोनाइजेशन आइसोमर का। नाउ आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, देखो आप यहां पर इस वाले कॉम्प्लेक्स को और इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो, दोनों में एक एक कोबाल्ट, दोनों में 5-5 अमाइन, दोनों में ब्रोमीन और दोनों में सल्फेट, यानी सब कुछ सेम है। लेकिन आप यहां पर देखो, यहां पर ब्रोमीन आपका काउंटर आयन बन रहा है, यानी यहां पर जो ब्रोमीन है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, यानी जब आप इसको आयोनाइज करेंगे, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स अलग निकल जाएगा और ब्रोमीन अलग निकल जाएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो आपको एनायन कौन सा मिलेगा, ब्रोमीन, कैटायन कौन सा मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पर आप देखो क्योंकि आपका SO4 एज अ काउंटर आयन जुड़ा हुआ है, आपका SO4 क्योंकि एक काउंटर आयन की तरह जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आपको SO4 बाहर आयोनाइज होता हुआ नजर आएगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स अलग आयोनाइज होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे आइसोमर्स को आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। सेकंड मेरे पास में प्यारे बच्चों लिंकेज आइसोमर। आप लोगों को मैंने लिगेंड्स पढ़ाए हैं, लिगेंड्स में हम लोगों ने एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनमें 2 एटम्स होते हैं, दोनों डोनर होते हैं, लेकिन एक वक्त पे कोई एक ही डोनेट कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको नाइट्रिटो सिखाया था, यहां पर आप देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में, इस वाले कॉम्प्लेक्स में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, इनफैक्ट तुम्हारा लिगेंड भी सेम है। फर्क बस इतना है कि यहां पर लिगेंड में इसे NO2 करके लिखा हुआ है, मतलब यहां पर नाइट्रोजन इज योर डोनर एटम, लेकिन यहां पर इसको ONO लिखा हुआ है, तो ये भी NO2 लेकिन इसको ONO लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन इज योर डोनर एटम। तो इसको बोला जाता है लिंकेज आइसोमर। यहां पर क्या हुआ, दोनों में सब कुछ सेम है, बस यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहां पर डोनर एटम ऑक्सीजन है। सो दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी आप लोगों को डेफिनेटली ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि यार अगर मेरे पास में कोई एक ऐसी बुक मुझे मिल जाए जिससे कि मैं अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकूं। हाँ, मैंने 11th पढ़ रखा है, मैंने 12th पढ़ रखा है, मैंने स्टडीज कर रखी है, लेकिन सर प्रैक्टिस कहीं पर लैक कर रही है। तो गाइस इस चीज का सॉल्यूशन आ चुका है ओसवाल के थ्रू। गाइस ओसवाल ने अपनी एक हाई स्कोर सीरीज मार्केट में लॉन्च करी है, जिसमें उनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक है। गाइस इस बुक के अंदर आप लोगों को
19 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दिखाई देंगे। और इस बुक की खासियत क्या है, क्वेश्चन पेपर तो और भी बहुत सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन गाइस इस बुक की, इस पब्लिकेशन हाउस की खासियत यह है कि ये एररलेस होती है। मैंने भी पर्सनली केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की बुक को एनालाइज करा और मैंने देखा कि गजब की एक्यूरेसी है। मतलब आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट में लैग भी कर रहे हो तो आप इनके सॉल्यूशंस देखकर 100% मान सकते हो कि हाँ सर मैंने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। तो गाइस अब आप लोगों को इन तीनों सेट को मंगाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, और आप लोगों को ये ओसवाल publishers.com, Amazon और फ्लिपकार्ट सब जगह पर ये अवेलेबल है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक प्रोवाइड करने वाला हूं, आप उस लिंक से जाकर भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। गाइस इन तीनों बुक्स को अपने पास में रखो, होना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि आप लोगों को अगर एग्जाम क्लियर करनी तो दिस बुक्स आर मस्ट। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, गाइस कोऑर्डिनेशन आइसोमर के अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ जाता है। मतलब जैसे अभी तक आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सिखाए गए हैं उसमें एक काउंटर आयन आपको नॉर्मल दिखता है, लेकिन यहां पर आप देखो कैटायोनिक और एनायोनिक दोनों कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है, तो यहां पर कोई सिंपल काउंटर आयन है ही नहीं। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर जो तुम्हारा क्रोमियम नाम का सेंट्रल मेटल एटम है, इससे अमाइन नाम का लिगेंड जुड़ा हुआ है, और यहां पर कोबाल्ट नाम का सेंट्रल मेटल एटम है, इससे साइनो जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहां पर स्विच हो जाएगी पोजीशन, यहां पर क्रोमियम के पास में साइनो आ जाएगा और कोबाल्ट के सामने अमाइन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यानी यहां पर सेंट्रल मेटल एटम दो कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड्स अपनी पोजीशन स्विच कर लेता है। आखिरी होता है आपका सॉल्वेट। देखो बेटा, सॉल्वेट इज बेसिकली फॉर वाटर, यानी यहां पर जब आप आपके कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, वाटर के अंदर डालोगे, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्ट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और वाटर के साथ में सॉल्वेशन कर रहे हैं, वो होता है सॉल्वेशन आइसोमर। यहां पर आप देखो, यहां वाले सॉल्ट के अंदर क्रोमियम के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में जुड़े हुए एक्वा बनके, और 3 क्लोरीन आपका यहां पर काउंटर आयन है। मतलब यहां पर एक भी वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, यहां पर नॉट अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज अवेलेबल फॉर सॉल्वेशन, क्योंकि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में। लेकिन इसको देखो, यहां पर क्लोरीन क्लोरीन 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन। आई एम सॉरी, मैंने इसको क्लोरीन बोल दिया, दिस इज क्रोमियम, दिस इज ऑल्सो क्रोमियम। मैंने इसको भी क्लोरीन बोला था क्या? आई एम सॉरी, अगर मैंने उसको क्लोरीन बोल दिया तो आई एम सॉरी, दैट इज क्रोमियम। आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड, आई एम सॉरी। लाइट चली गई थी ना बीच में तो थोड़ा सा ट्रबल हो गया, आई एम रियली सॉरी। दिस इज क्लोरीन नॉट क्रोमियम, दिस इज क्रोमियम, आई एम रियली सॉरी, है ना। और तुम लोग बोलोगे अबे क्या कर रहा है तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, बट क्या करे, कभी कभी हो जाती गलती। दिस इज ऑल्सो क्रोमियम एंड दिस इज क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पर इसके अंदर देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बाहर मौजूद है, काउंटर आयन, मतलब ये सॉल्वेशन में जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेशन आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर्स। तो ये 4 तरीके के आपको आइसोमर्स क्लियर हो गए, ग्रेट। अब आगे चलते और बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। गाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका फर्स्ट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर है। आपके स्टीरियो आइसोमर का फर्स्ट पार्ट जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेसिकली सिस और ट्रांस टाइप के होते हैं। गाइस ध्यान रखना, ये सिस और ट्रांस टाइप के कब हो सकते हैं? पहला केस जब आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो, नॉट स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर आपकी ज्योमेट्री हो, और स्क्वायर प्लेनर के अंदर आपके सेंट्रल मेटल एटम से Ma2B2 टाइप का सॉल्ट हो। मतलब अगर आपके सामने मान लो सेंट्रल मेटल एटम से AB3 जुड़ा हुआ है, तो बेटा यहां पर क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम से 1, 2 और 3 लिगेंड एक जैसे हो गए, तो यह काम नहीं करेगा। मतलब आप लोगों को सेंट्रल मेटल एटम से 2 लिगेंड जोड़ने हैं, और वो भी 2-2 क्वांटिटी में, स्क्वायर प्लेनर में। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? एंड सेकेंड, अगर आपके पास में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपके सेंट्रल मेटल एटम से एक लिगेंड 4 और दूसरा लिगेंड 2 होगा, तो ये शो होगा। अगर Ma3 और B3 हो जाएगा तो दूसरा होगा जो मैं आपको शो करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लेते प्यारे किडूस।
हैव अ लुक एट दिस। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम। पहले वाले केस में क्या हुआ, आप देखो लिगेंड अमाइन और लिगेंड क्लोरीन आर ऑन द सेम साइड, दे आर ऑन द सेम साइड। और जब ये दोनों सेम साइड होते हैं, व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड, हम इसे सिस बोलेंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड होंगे, देखो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सिस और ट्रांस, इस कंपाउंड को सिस प्लेटिन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सिस प्लेटिन। और सिस प्लेटिन एक एंटी कैंसरस मेडिसिन है और इसे बोला जाता है ट्रांसप्लेटिन। और गाइस जो तुम्हारा ट्रांसप्लेटिन है, ट्रांसप्लेटिन इज नॉट, इट इज नॉट एंटी कैंसरस मेडिसिन। देखो सिर्फ लिगेंड्स की पोजीशन बदल जाने से गड़बड़ी हो गई। ओके चलो आगे बढ़े, ग्रेट। एक एग्जांपल और देखो, अब यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। देखो इसके पहले वाली हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी, देखा आप लोगों ने, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी। अब हमारे पास में आ गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला अगर एग्जांपल ऑब्जर्व करें तो मेरे प्यारे किडूज यहां पर आप ऑब्जर्व करो, जब तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम से ये दोनों टाइप के लिगेंड, देखो ये कौन सा टाइप हो गया, ये तुम्हारा MA4B2 टाइप हो गया। तो यहां पर 2 क्लोरीन एक पास है, पास है, और ये 4 अमाइन एक साथ है, इसको सिस बोलेंगे। और जब ये B2 वाला, I mean ये वाला लिगेंड जब एक दूसरे के अपोजिट आ जाए तो ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो, इस वाले केस में क्या हुआ, ज्योमेट्री तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही है, ज्योमेट्री इज स्टिल ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां पर आपका जो लिगेंड आ गया इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन ये एक बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, एक वक्त पे एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, यानी ये भी अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे देगा और यहां से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, आपकी जो सिस वाली ज्योमेट्री होगी उसमें वही कंडीशन तो सेम होगी, आपके 2 लिगेंड पास पास होंगे और ये वाले 2 लिगेंड भी पास पास होंगे, मतलब आप यहां से देखोगे तो द लिगेंड्स आर ऑन द सेम साइड। लेकिन ट्रांस वाले केस में क्या हो जाएगा, ट्रांस वाले केस में ये वाला लिगेंड अपोजिट हो जाएगा तो ये वाला लिगेंड भी अपोजिट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सिस और ट्रांस दिख रहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं एक नए टाइप के आइसोमर की, जिसको फैक और मर बोला जाता है। फैक और मर, मर मतलब मेरिडियन और फैक मतलब फेशियल। देखो यहां पर बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। गाइस जब मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता हूं तो एक बात आप लोग शायद जानते होंगे, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 3 एटम ऐसे या 3 पार्टिकल ऐसे और 3 पार्टिकल ऐसे लिए जाते हैं। यू ऑल नो दैट, क्या हम लोग सब इसे जानते हैं? ग्रेट। अब यहां पर देखो ये इससे कनेक्ट हो गया, 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 ये इससे कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा ये इसको मैं थोड़ा ठीक से बनाऊंगा ताकि मजा आएगा। इसके जस्ट नीचे ये आ गया, इसके जस्ट नीचे ये आ गया और इसके जस्ट नीचे ये आ गया। आई थिंक इतना ही गैप है। हाँ चलो, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये और ये। अब ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब यहां पर एक बड़ा अजीब खेल चलेगा। देखो ये वाला पार्टिकल इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला पार्टिकल इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला पार्टिकल इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला पार्टिकल इससे कनेक्ट हो गया। अब आपको यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा होगा, अब आपको यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये कुछ 3 डायमेंशनल सॉर्ट ऑफ दिखाई देगा। ये देखो ऐसा 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 ऐसा, इसको इससे स्ट्रेट जोड़ें अगर हम लोग, और इसको अगर हम रब कर दें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे मेरे हिसाब से। ये फिर ऐसा हो जाएगा, फिर इसको अपन एक साथ ऐसा जोड़ लेते हैं, ये फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, और ये इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। ये देखो, अब आप यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर वाला सेक्शन हेड हो गया और नीचे वाला सेक्शन बेस हो गया। अब अगर मान लो आपके यहां पर सेंट्रल मेटल एटम आ गया, यहां पर आपका सेंट्रल मेटल एटम आ गया।
अब इस सेंट्रल मेटल एटम से अगर 3 लिगेंड सेम टाइप के ए और ए, ये तीनों लिगेंड जो तुम्हारे सेम टाइप के हैं, ये एक जगह पर हो, और तुम्हारे जो दूसरे वाले लिगेंड हैं बी और बी, ये एक साइड पर हो, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं फैक आइसोमर। फैक मतलब फेशियल। आप यहां पर आप इसको अब ऐसे ऑब्जर्व करो, ये देखो, क्या आपको समझ में आया? डू यू नाउ एबल टू रिकॉग्नाइज दिस कि जो कोबाल्ट से NO2 और NO2 जो एक फेस पर जुड़े हुए हैं, देखो ये वो एक फेस है, ये देखो, और एक फेस ये हो जाएगा, ये, तो ये फैक हो गया। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? लेकिन अगर मान लो बाय चांस ए और बी यहां पर आ जाए, बी और ए यहां पर आ जाए, तो अब यहां पर क्या हुआ? पोजीशन थोड़ी सी बदल गई, ए और बी की पोजीशन थोड़ी सी स्लाइटली बदल गई, तो ये मेरिडियन हो जाएगा, ये मेरिडियन आइसोमर हो जाएगा। इसको बोलेंगे मर आइसोमर। ये देखो, ये और ये आमने सामने हो गए, ये और ये आमने सामने हो गए, तो बेसिकली इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, तो इसको बोलेंगे मर आइसोमर। ठीक है, मेरिडियन आइसोमर। ग्रेट। इसको समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ। गाइस, आप लोग सब जानते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में बहुत डिटेल में पढ़ी है। यानी जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने पाथ से डिविएट कर दे, वही ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं आने वाला। तो अगर आपका एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, मतलब वो लाइट को डिविएट करेगा। अब गाइस यहां पर मैं आपको कुछ फिक्स नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा अरेंजमेंट लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ रहा है और कौन लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है। क्या बात समझ में आई? लेकिन ये आपका यहां पर ये जो दोनों कंपाउंड्स होंगे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, और मिरर इमेज होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे पर नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाए अगर बाय चांस, तो फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकते। तो ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, जैसे मेरा ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन अगर इस हाथ पर मैं अपना ये हाथ रखने जाऊं, तो देखो ये थंब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मतलब मिरर इमेज तो है पर नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो केमिस्ट्री की भाषा में दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब ये लाइट को राइट भेज रहा है या क्लॉकवाइज भेज रहा है या एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है, यह हमें एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलेगा। लेकिन दो तरीके के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। यहां पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल डेक्स्ट्रो रोटेटरी का है, ये वाला एग्जांपल लीवो रोटेटरी का है। ये प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, 2 क्लोरीन लिगेंड है और 2 आपके इथाइलिन डायअमाइन नाम के लिगेंड्स हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या आप लोगों को आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से? ग्रेट। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और सबसे पहले हम लोग यहां पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गाइस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आप बिल्कुल एक, इसको बोलना चाहिए एक बेसिक सी बात ध्यान रखना कि एक सेंट्रल मेटल एटम के पास में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। एक सेंट्रल मेटल एटम के पास में n-1 d ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सेंट्रल मेटल एटम का n-d ऑर्बिटल होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, n-s ऑर्बिटल होता है, आई एम रियली सॉरी। फिर आपके सेंट्रल मेटल एटम का n-p ऑर्बिटल होता है और फिर आपके सेंट्रल मेटल एटम का n-d ऑर्बिटल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड एंड डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, आपका जो लिगेंड आता है वो चूज करता है सेंट्रल मेटल एटम के अंदर वाले n-1 d ऑर्बिटल को चूज करे बॉन्डिंग के लिए या n-d को चूज करे। तो यहां पर अगर n-1 d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और अगर बाहर वाला यूज हो रहा है n-d तो हम इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे।
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है और दोनों पर हम लोग इसे बनाकर देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लो कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे। अगर आपके लिगेंड का, अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा विद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है तो वो dsp2 शो करेगा। अब यहां पर आप देखो ये जो d आया है, ये d आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की वजह से आया है। इसका मतलब कि वो सारे कंपाउंड्स जिनमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ रही है उनमें हो सकता है, फिक्स नहीं है, हो सकता है कि dsp2 आ रहा हो। हमें लिगेंड भी चेक करना पड़ेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि हमें लिगेंड को देख के पता नहीं चलता कि ये गुंडा लिगेंड है कि सीधा लिगेंड है। गुंडा लिगेंड होगा तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन अगर सीधा शरीफ होगा बेचारा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। तो अब हम लोग इसे सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, लेकिन इस ड्रॉबैक को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्लियर भी करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं, एक ही टाइप का बनेगा इसलिए इसको स्टडी नहीं करते। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 भी बन सकता है या d2sp3 भी बन सकता है। ये वाला तुम्हारा आउटर हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल, और इसके अंदर तुम्हारा इनर ऑर्बिटल होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो और कोई ज्योमेट्री अवेलेबल ही नहीं होती ऑक्टाहेड्रल के अलावा, तो ऑक्टाहेड्रल ही देखने को मिलेगा। चलो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। यहां पर गाइस हम लोग जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव का। तो यहां पर आपका जो कोबाल्ट है, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो जब कोबाल्ट की आप बात करो, जब कोबाल्ट अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कोबाल्ट का 4s खाली होता है। वैसे तो कोबाल्ट के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां होता है, लेकिन जब उसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके होते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए तो उसका सबसे पहले 4s खाली होता है और फिर उसका 3d खाली होता है। तो अभी ये आपको कंडीशन दिख रही है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके पास में एक लिगेंड आया। अब लिगेंड किस तरीके का आया, अब यहां पर जो लिगेंड आया ना वो लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया होगा। वो कैसा लिगेंड आया होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया होगा। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आके क्या करेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आकर मेरे प्यारे गुलजारी लालो क्या करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं तुमको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के। वैसे तो हम आगे क्रिस्टल फील्ड में पढ़ेंगे। जो तुम्हारा Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, CO स्ट्रॉन्ग है। आप NH3 को स्ट्रॉन्ग में ले सकते हो क्या, हाँ आप NH3 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इन 3 में से इमेजिन करो कोई एक है। तो मान लो यहां पर कोबाल्ट के पास में NH3 आ गया। नाउ NH3 ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहां पर आप देखो आपके कोबाल्ट के अंदर कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, NH3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो NH3 आके क्या बोलेगा, NH3 आकर बोलेगा कि देखो d ऑर्बिटल में 1 2 3 और 4 कमरों में 4 अकेले अकेले लड़के रह रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेगा कि अपन गुंडा, अपन अपना गुंडा फैमिली लेके आया है, हम 6 गुंडे आए हैं रहने के लिए, 6 फैमिली आई है। यानी एक NH3 की अगर मैं बात करूं तो एक NH3 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो लोन पेयर मतलब ये कपल है, यानी जब एक NH3 की बात करें तो वो हस्बैंड और वाइफ है। अब ऐसे 6 NH3 आ रहे, समझो मतलब 12 लोग रहने आ रहे हैं। तो NH3 बोलेगा कि भैया अपन तो गुंडे आदमी है, ये बिल्डिंग अपने बाप की, अपन अपने हिसाब से चलाएंगे। समझ नहीं प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, ये NH3 बोलेगा इन लड़कों को कि देख बेटा तू अगर तेज चला तेरे को उड़ा देगा, चल उठ इसके साथ शिफ्ट हो, तू भी उठ रहे इसके साथ शिफ्ट हो, तुम कोने में घुस जाओ। तो ये दोनों तो बेचारे पहले से थे, इस वाले के साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया और इस वाले के साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, ये सब कंजेस्टेड घुस गए। अब ये 2 कमरे हो गए खाली। तो ये रहे वो 2 खाली कमरे। आपके अमाइन कितने आ रहे हैं, 6। 2 कमरे D से मिल गए 3D से, फिर 1 कमरा 4s से मिल गया और फिर 3 कमरे 4p से मिल गए। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, अंदर के D से 2 ऑर्बिटल आए, एक S से आया और 3 ऑर्बिटल P से आया, तो ये हो गया D2sp3। बस ये बन गया तुम्हारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, अब अमोनिया आएगा यानी अमाइन आएगा और अमाइन अपना लोन पेयर इन 6 खाली डब्बों में रखेगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा।
तो इस तरीके से आप लोगों को 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर होते हुए नजर आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ग्रेट। एक एग्जांपल और उठाते हैं। अब कोबाल्ट ही है यहां पर आपके पास में, लेकिन कोबाल्ट के पास में यहां पर फ्लोरीन आ गया, 6 फ्लोरीन आ गए, यानी क्या कॉम्प्लेक्स बना? COF3 3 नेगेटिव, 3 फ्लोरीन आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर क्या इशू हो गया? सॉरी, COF6 आए। अब यहां पर क्या इशू हो गया? यहां पर फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है। अब फ्लोरीन वीक होने के बाद हम यहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है और उस पर जो चार्ज आ रहा है वो +3 आ रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा? वो कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगा। अब यहां पर वीक लिगेंड जो है वो आकर इन 4 लड़कों को बोलेगा, सुनिए क्या आप एक दूसरे के साथ में शिफ्ट हो सकते हैं? वो एक्चुअली हम 6 लोग आए हैं और 6 कपल आए हैं, तो एक कपल मतलब 2 लोग, तो क्या आप हमें यहां पर जगह दे देंगे? ये बोलेगा चल हट, कमजोर आदमी देख के डरा देगा। तो ये बोलेगा भागो 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 भागो, तो वे बोलेगा चलो 4th ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेंगे कमरा, 4p के 3 कमरे हो जाएंगे और फिर 4d के 2 कमरे ले लेंगे, अपन तो सेफ हो जाते हैं। तो यहां पर क्योंकि ये वीक लिगेंड था, ये इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाया, पेयरिंग नहीं करवा पाया तो ऑर्बिटल खाली नहीं हो पाया। तो फिर ये जो फ्लोरीन आएंगे, ये फ्लोरीन को बिचारों को अपने इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल से 2 घर लेने पड़ेंगे किराए पे। तो ये sp3d3 कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। तो ये वीक लिगेंड की वजह से बना और इसमें आउटर d ऑर्बिटल का यूज हुआ है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इट विल बी कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आई किडीज? मेरे प्यारे बच्चों को क्या बात समझ में आई? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकेल की बात करते हैं। यहां पर बात देखो, निकेल वाले केस में क्या हो रहा है? क्लोरीन के 4 लिगेंड्स निकेल के साथ जुड़े हुए। निकेल जब NiCl4 डाई नेगेटिव के साथ जाता है तो निकेल पर चार्ज +2 हो जाता है। वैसे तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जाते हैं तो उसका 4s हो जाता है खाली। अब निकेल का कॉन्फ़िगरेशन ये दिख रहा है। अब निकेल के पास में ये 4 क्लोरीन आए। अब इन 4 क्लोरीन ने देखा कि अरे ये d ऑर्बिटल में 2 लड़के एक साथ रह रहे हैं, क्यों ना हम इन दोनों लड़कों को एक साथ शिफ्ट कर दें, तो हमें ये वाला घर पूरा खाली मिल जाएगा। इस घर में हम 4 कपल में से कोई एक कपल इस तरीके से रहने लग जाएंगे। तो ये इसके पास बात करने गया, इन दोनों लड़कों ने भगा दिया, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। इससे प्रूफ हुआ कि क्लोरीन जो है ये एक प्रकार का वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड होने की वजह से ये इन दोनों की पेयरिंग नहीं करवा पाया। तो अब इस निकल को इस निकल नाम की बिल्डिंग के अंदर ये 2 लड़कों ने घर खाली नहीं करा। तो अब क्या होगा? अब ये बेचारे 4 क्लोरीन 4s और 3p को जोड़ लेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे और क्लोरीन आकर हर एक एम्प्टी डब्बे में अपना लोन पेयर रख के अपना लाइफस्टाइल शुरू कर देंगे। अब ये बन गया तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड की वजह से। फिर आगे चलते हैं। अब मान लो निकल वाले केस में साइनो आ गया। अब मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि साइनो तो गुंडा बदमाश है। साइनो जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी इससे प्रूफ हो गया कि एक तरीके का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहां पर भी निकल जब NiCN4 डाई नेगेटिव नाम का कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसा बनता है? Ni यानी निकल से CN4 यानी 4 साइनो जुड़े हुए और इस पर -2 चार्ज है। तो जब ये NiCN4 डाई नेगेटिव आया तो निकल पर +2 चार्ज हो गया। जैसे आप लोग जानते हो जब नॉर्मल निकल होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, लेकिन +2 की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब निकल के अंदर कौन आया? साइनो। साइनो ने बोला अच्छा ये d ऑर्बिटल के अंदर 2 लड़के अकेले रह रहे हैं, चलो बेटा शिफ्ट हो जाओ। अब इन्होंने देखा यार साइनो तो गुंडा बदमाश है, स्ट्रॉन्ग आदमी, लड़ेंगे तो मारेगा, तो ये फटाक से शिफ्ट हो गए। अब ये वाला घर पूरा खाली हो गया, तो ये आ गया वो d ऑर्बिटल 3d, ये हो गया 4s और 4p के 2 की रिक्वायरमेंट थी बस। तो ये हो गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक 4p यूज में नहीं आया तो नहीं आया, वाड़ में जाए। अब वो 4 साइनो आए, उनने अपना लोन पेयर रखा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के निकल लिए। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो ये हो गया तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि n-1d यानी 3d ऑर्बिटल का हमने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया पर्टिकुलरली। कोई दिक्कत? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि डायपोल मोमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n+2 bm। bm बोले तो बोर मैग्नेटॉन, bm बोले तो बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। अगर आपके म्यू की वैल्यू 0 होती है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स डाई मैग्नेटिक है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा और मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, मतलब वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, मतलब वो डेफिनेटली पैरा मैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के समय मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। क्या चीज क्लियर हो गई? अब यहां पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी। तो अब आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता लगा सकते हो। जैसे यहां पर आप देखो, अब यहां पर आप देखो, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, गुंडे बदमाश होने की वजह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इन सब की पेयरिंग कर दी और बाहर भी पेयरिंग कर दी। मतलब यहां पर देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्योंकि किसी भी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n की वैल्यू 0 है, तो म्यू विल बी इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो जब तुम्हारे n की वैल्यू 0 हो गई तो 0+2 बोर मैग्नेटॉन, तो अल्टीमेटली म्यू की वैल्यू हो गई 0। मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये डाई मैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे चल के ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो मुझे यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यानी यहां पर n की वैल्यू मुझे 2 नजर आ रही है। तो यहां पर जब मैं n+2 बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो म्यू विल बी इक्वल टू 2 + 2 4 4 2 8 √8 bm, यानी कि म्यू की वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 बोर मैग्नेटॉन। तो ये बिल्कुल 100% कौन से नेचर का होगा? ये 100% पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता लगाने में मदद कर सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली थ्योरी की तरफ जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो गाइस, अनअकैडमी से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, दैट इज माय रैंकर्स बैच। गाइस, ये जो बैच है रैंकर्स बैच, ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गाइस, इस बैच के अंदर मैं कंप्लीट लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को जेई के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं, नीट के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं। मतलब यहां पर लेवल 11 12 का होने वाला है। तो अगर आपके पास में कोई भी 9 10 का स्टूडेंट है जो कि अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोगों को अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड ग्रेविटी यूज करना है एज अ रेफरल, और ये कैटेगरी फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरा एक और बहुत अच्छा बैच चल रहा है और इस बैच का नाम है संपूर्ण बैच। ये संपूर्ण बैच के अंदर आप देखो मेरे अलावा और भी कई फैकल्टीज हैं। सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ये सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, हर्षदीप सर हमारे मैथ पढ़ाते हैं, मैम यहाँ पर सोशल स्टडीज पढ़ाती है। तो ये एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट बैच है जिसका नाम है संपूर्ण बैच। 5.5 मंथ के अंदर हम इसके अंदर कंप्लीट एनटीएससी का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर कोई एनटीएससी एस्पायरेंट है, 9 या 10 का स्टूडेंट है, तो गाइस ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है? चलो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना है, सबसे पहली बात इन्होंने हमें बताई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वालों ने कि देखो भैया, सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ कि यहां पर किसी भी तरीके के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, यानी देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जैसे कि आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर देखा, ऑर्बिटल पहले मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड्स आकर अपने लोन पेयर रखते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इंसर्शन।
एंड इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। दूसरा पॉइंट इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने बोला देखो आपके जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स आर एनायोनिक, लिगेंड्स जो एनायोनिक नेचर के होते हैं, एंड अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो आप उसे पॉइंट डाइपोल मानेंगे, आप उसे पॉइंट डाइपोल मानेंगे। सर आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। देखो एनायोनिक लिगेंड तो मतलब ऐसे लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, गुड। लिगेंड जो न्यूट्रल है मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसे मैं डाइपोल मान रहा हूं। कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक वाटर नाम का लिगेंड है, ये लिगेंड हमने न्यूट्रल लिगेंड के तौर पे पढ़ा है, लेकिन आप यहां पर इस बात को जानते हैं कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो हम इसे एक लिगेंड को, न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल की तरह मानेंगे। डाइपोल लिख देने का मतलब है कि हम लिगेंड के एक ऐसे पार्ट पर फोकस कर रहे हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है। सर इसका मतलब क्या रहेगा? तो इसका मतलब रहेगा दैट लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स आर सराउंडिंग, they are basically surrounding the central metal atom जिसे हम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। भाई आप लोग सब जानते हो आपका मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स सराउंड कर लेते हैं, उसके चारों तरफ एक जिसको बोलना चाहिए एक चारों तरफ उसको घेर के उसको बंदी बना लेते हैं। तो ये इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना ये नहीं है कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो आते हैं अपना लोन पेयर रखते हैं तो उसको लोन पेयर रखवाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम अपने इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है, इतने सारे प्रपंच नहीं करता। सीधी सी बात आप तो ये मान के चलो कि आपका मेटल कैसा है, पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट है, और लिगेंड्स नेगेटिव है जो उसको आकर सराउंड कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट होता है दैट इज व्हेन अ लिगेंड अप्रोचेस, व्हेन अ लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम, its d orbital loses its degeneracy, ये अपनी degeneracy को लूज कर देता है, और we can say loss of degeneracy is observed when a ligand approaches your central metal atom। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? सर डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? देखो एक बात समझना, जो तुम्हारा डी ऑर्बिटल होता है इसमें 5 डी ऑर्बिटल यानी डी सबशेल बोलना चाहिए मुझे, डी सबशेल में आपको 5 डी ऑर्बिटल दिखते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, आपको ये देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर आप देखो इस सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? यहां पर आप बिल्कुल गारंटी से बोल सकते हैं दैट ऑल द डी ऑर्बिटल, ऑल 5 ऑफ देम, ऑल द डी ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी, दे ऑल हैव इक्वल एनर्जी। इनकी एनर्जी कैसी होती है मेरे प्यारे किडीज? इनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो वो सारे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उन्हें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसलिए ये सारे ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? डी जेनरेटेड, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इन्हें सबको एक साथ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। क्या आपको यह चीज क्लियर हो रही है? क्या आपको इसके अंदर कोई परेशानी? डीजेनरेसी का मतलब समझ में आया? अब जब लिगेंड तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देता है।
लॉस ऑफ डीजेनरेसी, मतलब ये ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, किडूस मेरे गुलजारी लालो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं आपके सामने जो डी ऑर्बिटल बना रहा हूं, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2। अब देखो जब हम यहां पर डी ऑर्बिटल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट से ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो जो डी ऑर्बिटल होगा उसका एक लोब एक्स वाई के बीच में दिखेगा, दूसरा भी एक्स वाई के बीच में दिखेगा, तीसरा भी एक्स वाई के बीच में दिखेगा और चौथा भी एक्स वाई के बीच में दिखेगा। तो इस ऑर्बिटल का नाम पड़ गया डी एक्स वाई, यानी इसके जो लोब्स हैं, इस डी ऑर्बिटल के जितने भी लोब्स हैं वो सारे लोब एक एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में दिखाई दे रहे हैं। अब इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स मत इमेजिन करो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहां पर एक लोब वाई जेड के बीच में, दूसरा लोब वाई जेड के बीच में, तीसरा लोब वाई जेड के बीच में और चौथा लोब वाई जेड के बीच में होता है। तो इसे बोला जाता है डी वाई जेड एक्सिस, मतलब ये ऑर्बिटल का नाम पड़ गया डी वाई जेड, क्योंकि इसके सारे लोब वाई और जेड के बीच में। अब मान लो ये जेड एक्सिस है और मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर इसका एक लोब जेड एक्स के बीच में, दूसरा भी जेड एक्स के बीच में, तीसरा भी जेड एक्स के बीच में और चौथा भी जेड एक्स के बीच में। तो ये कहलाएगा डी जेड एक्स। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात। अब अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होगा, एक लोब एक्स एक्सिस पर, दूसरा लोब भी एक्स एक्सिस पर, तीसरा लोब वाई एक्सिस पर और चौथा लोब भी वाई एक्सिस पर। अब यहां पर क्या हो गया, आपका एक लोब एक्स पर, दूसरा लोब भी एक्स पर, तीसरा लोब वाई पर, चौथा लोब भी वाई पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक लोब एक्स पर तो दूसरा लोब भी एक्स पर, तो एक्स पर दो लोब है, तो लोग इसको एक्स स्क्वायर बोलते हैं यूजुअली, बट आप इसको स्क्वायर ना मानते हो, मानो एक्स एक्सिस पर दो लोब, डी ऑर्बिटल के एक्स एक्सिस पर दो लोब और डी ऑर्बिटल के वाई एक्सिस पर भी दो लोब, इस तरीके से। और फिर आता है डी जेड एक्सिस, यहां पर एक लोब आपको जेड पर दिखाई देगा, लेकिन गाइज यहां पर जो इसका दूसरा वाला जो लोब हो जाता है वो डिफ्यूज्ड हो जाता है, वो बिखर जाता है, वो डिफ्यूज्ड हो जाता है। और डिफ्यूज्ड होने की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये डोनट शेप का दिखाई देता है। बाकी सारे तो डबल डंबल शेप के, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपको एक डोनट शेप दिखाई देता है, मेडू वड़े जैसा दिखाई देता है। तो इसको लेता है डी जेड स्क्वायर ओनली। क्या है बात समझ में आई। अब यहां पर आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सिस पर नहीं है, जेड एक्सिस पर कोई लोब नहीं है, एक्स एक्सिस पर कोई लोब नहीं, जो भी लोब है वो जेड और एक्स के बीच में है। तो इन्हें बोला जाएगा नॉन एक्सियल लोब्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज T2G। और ये दोनों आप देखो ये एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर है, जेड एक्सिस पर ये लोब मुझे दिखाई दे रहा है, ये लोब मुझे जेड एक्सिस पर दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो ये वाई एक्सिस पर मुझे ये लोब दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर मुझे ये लोब दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सियल ऑर्बिटल की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग EG ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, इवनली जेनरेटेड। EG का मतलब क्या होगा, इवनली जनरेटेड, इवन मतलब दो लोग, दो ऑर्बिटल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या होगा, जब कभी भी आपका लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, अभी तो ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, इसीलिए ये 5 ऑर्बिटल लाइन से लिखे हुए हैं। लेकिन जब आपका लिगेंड आएगा तो ये डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनेरेसी को लूज कर देगा। और लूज कैसे कर देगा, ये 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल अलग निकल जाएंगे और ये
आपका जो एक्सियल ऑर्बिटल है यानी आपके ईजी ऑर्बिटल है ये अलग निकल जाएंगे, एंड इसके अलग निकलने को स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बोला जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये रहा गाइस, आप देखो यहां पर इस डायग्राम को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है। इस सेंट्रल मेटल के एटम के आसपास आप देखो 6 लिगेंड्स आ गए। तो अब आपको ऐसा दिख रहा है बीचों बीच आपका सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम को चारों ओर से लिगेंड्स ने घेर कर एक इसके आसपास एक पूरा क्लाउड जैसा फॉर्म कर लिया है। तो आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वालों का कहना होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब देखो क्या होता है, शुरुआत में जब तुम्हारा फ्री मेटल आयन था यानी जब यहां पर मेटल आयन के आसपास कोई नहीं था, जब आपका मेटल आयन पूरी तरीके से फ्री था, तब इसका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz और dzx है ना। ये 3 ऑर्बिटल आप देखो ये सब एक सेम प्लेन पर, अगर मैं यहां पर एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, यहां पर अगर मैं एनर्जी को मार्क करूं तो आप देखोगे इन सभी की एनर्जी यहां पर बराबर आ रही है। इन सब की एनर्जी आपको यहां पर बराबर दिख रही है। अब क्या हुआ, जैसे ही एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल, मतलब जैसे ही आपका क्रिस्टल बनना चालू हुआ, जैसे ही आपके लिगेंड्स ने आपके मेटल की तरफ आना शुरू हुआ, उसको अप्रोच करना शुरू हुआ, आप देखेंगे आपके डी ऑर्बिटल की थोड़ी एनर्जी बढ़ने लगेगी। ऑब्वियसली आपके डी ऑर्बिटल को 2 पार्ट में टूटना है, 2 पार्ट में ब्रेक होना है, और 2 पार्ट में ब्रेक होने के लिए आपको एनर्जी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि आपके फ्री आयन के पास में जैसे ही लिगेंड आए उसकी एवरेज एनर्जी बढ़ गई। अब आप यहां पर इसको इधर अगर मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी बढ़ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और अब जैसे लिगेंड्स ने इन पर अटैक किया और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, आपका डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। और कैसे स्प्लिट हुआ देखो, ये जो आपके 2 ऑर्बिटल आपको ऊपर दिख रहे हैं 1 और 2, ये आपके ईजी ऑर्बिटल है। आप जानते हैं ईजी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 2 ऊपर चले गए और आपके जो बाकी के 3 है 1 2 और 3, ये 3 ऑर्बिटल आपके T2g वाले हैं जो नीचे आ गए, dxy dyz और dzx ये नीचे आ गए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखो ये डी ऑर्बिटल की जो एवरेज एनर्जी है, बेरी सेंटर बोला जाता है इसको, ये बेरी सेंटर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इन डी ऑर्बिटल में से जिनकी एवरेज एनर्जी आपको इतनी दिखाई दे रही है, ये इतनी एवरेज एनर्जी दिखाई दे रही है, यहां पर हमने मार्क करी है, इनमें से 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। देखो बेरी सेंटर मतलब एवरेज एनर्जी, इससे आपके डी ऑर्बिटल की 2 एनर्जी ज्यादा हो गई, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो गई, और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज एनर्जी से कम हो गई। ये देखो 1 2 और 3 की एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेल्टा नॉट लिखा है दैट इज योर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब यहां पर ये 3/5 का मतलब क्या है भाई, मुझे एक बार बताओ के पास में टोटल 5 ऑर्बिटल थे। डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो इन 5 ऑर्बिटल में से आपके कितने ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो गई? ये 5 ऑर्बिटल की जो एवरेज एनर्जी थी, इस एवरेज एनर्जी से कितने ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई? 2 की इंक्रीज हो गई, 2 की इंक्रीज हो गई। मतलब इन 2 ऑर्बिटल के मुकाबले बाकी के जितने ऑर्बिटल उन सबकी एनर्जी कम है, तो हम लिखेंगे 3/5 डेल्टा नॉट।
मतलब कि इन 2 Eg ऑर्बिटल की एनर्जी इन 3 ऑर्बिटल्स के मुकाबले 1, 2 और 3 इन 3 ऑर्बिटल्स के मुकाबले ज्यादा हो गई, इसकी एनर्जी 3/5 लिखेंगे। अब यहां पर देखो 2/5 क्यों लिखा, क्योंकि सर 5 ऑर्बिटल्स थे, 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज्यादा है और 3 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी कम है। तो इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितने ऑर्बिटल के मुकाबले कम हो गई, सर ये 2 ऑर्बिटल के मुकाबले कम हो गई, इसलिए यहां पर आ गया 2/5 डेल्टा नॉट। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई, क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.6 डेल्टा नॉट, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.4 डेल्टा नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आपको डेल्टा नॉट निकालना हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो याद करो, आपने 2/5 किया था जिसकी वैल्यू 0.4 आई थी, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 हो जाए, तो ये 4 यहां से आया। अब ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि बेटा जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देख रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम हो रही है। आप देखो इनकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये तुम्हारा एवरेज बेरी सेंटर था, इतनी एनर्जी तो आपकी थी, लेकिन इतनी एनर्जी के मुकाबले आपकी एनर्जी डाउन चली गई, गिर गई, तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा माइनस का साइन, मतलब कि आपके T2G ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं आपको पता चल जाएगा। तो आप देखो कि आपके T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको -4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहां पर सर +6 क्यों आया भाई? 3/5 था, यानी 0.6, उसको जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6। तो यहां पर 6 के आगे प्लस क्यों आया? क्योंकि आपके जो Eg ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आपके Eg ऑर्बिटल्स हैं, इन Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ गई इसलिए प्लस साइन आ गया। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इवनली जनरेटेड ऑर्बिटल्स, मल्टीप्लाई बाय dq आपकी यूनिट, इससे आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकल जाएगा, एनर्जी पता चल जाएगी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली अगर हम मान लो मेरे पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ गया, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी वही केस होगा। यहां पर आपने एनर्जी को प्लॉट कर दिया इस एक्सिस पर, आपने देखा कि अभी आपके एवरेज एनर्जी फ्री आयन की इतनी है डी ऑर्बिटल में, जैसे आपके लिगेंड ने उसको अप्रोच करा आपकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये मैंने आपका बेरी सेंटर बना दिया डेल्टा टी। फिर मैंने देखा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, बेरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल की एनर्जी इस बार बढ़ गई, dxy dyz dzx। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हो, जैसे आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास में, तो इस तरीके से 3 डायमेंशनली आपके लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो ऑर्बिटल आया, ये जो लिगेंड आया और ये जो लिगेंड आया, ये कोई एक्सिस पर नहीं आया है भाई। एक्सिस तो कैसा होता है, एक्स वाई या जेड, तो एक्सिस तो एक्स वाई जेड होते हैं, लेकिन आप यहां पर देखो लिगेंड कहां से अटैक कर रहा है। अब ये लिगेंड जो तुमको दिख रहा है, जब आप इस मेटल को 3 डायमेंशनली देखोगे तो आपको लगेगा ये लिगेंड ऐसा अटैक कर रहा है, ये बाहर की ओर, और ये लिगेंड ऐसा पीछे की ओर अटैक कर रहा है। तो अब ये कोई एक्सिस नहीं है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्स वाई और जेड जैसा नहीं है, ये कुछ इन बिटवीन द एक्सिस, ये तिरछा घुस रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर आपके सेंट्रल मेटल एटम पर लिगेंड नॉन एक्सियल तरीके से आ रहे हैं, नॉन एक्सियल तरीके से घुस रहे हैं, तो वो नॉन एक्सियल वालों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो नॉन एक्सियल वाले T2G ऊपर चले जाएंगे, Eg नीचे आ जाएगा। यहां पर 2/5 क्यों आया? क्योंकि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले ज्यादा है, इसीलिए 2/5, और ये Eg नीचे आ गया, तो इसकी एनर्जी कितने से डिक्रीज हो गई? 3/5 से। क्यों 3/5 से क्यों है भैया? क्योंकि इनके मुकाबले 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। अगेन 2/5 को आप 0.4 डेल्टा टी लिख सकते हैं, यहां पर आप इसको 0.6 डेल्टा टी लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 6 आ जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस वहां पर ऑक्टाहेड्रल में -4 था, यहां +4 हो जाएगा। क्यों +4 हो गया? क्योंकि ये ऊपर चलेगा एनर्जी में, ज्यादा एनर्जी हो गई। और ये -6 क्यों हो गया? क्योंकि ये नीचे आ गए।
Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड इन Eg। तो इससे आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हो। अब इसका हम यूज क्या करेंगे, देखो इसका यूज हम ऐसे करेंगे, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बात समझना। अब आपके लिगेंड आ चुके हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास में, और सेंट्रल मेटल एटम के पास में लिगेंड्स ने आकर क्या किया, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, T2G में और Eg में। अब आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रखना शुरू करे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे भाई बिना इलेक्ट्रॉन से तो काम चलेगा नहीं, तो अब हम डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे आपने इन ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करा, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन रखने चालू करे। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को T2G में रखोगे और Eg में रखोगे, तो आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखा, एक इसमें रखा, एक इसमें रखा। अब मेरी बात समझना, यहां पर अगर बाय चांस अगला इलेक्ट्रॉन मुझे फोर्थ इलेक्ट्रॉन रखना है, तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां होगा, दो प्रोबेबिलिटी बनेगी, या तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन रख के इनकी पेयरिंग कर दूं। तो गाइस पेयरिंग करने के लिए मुझे एनर्जी लगेगी विच इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो अगर बाय चांस ये पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका मतलब ये है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का आप ये मतलब समझो कि ये जो तुम्हारे जो दो ऑर्बिटल फटे हैं, ये डेल्टा टी, ये जो तुम्हारे दो ऑर्बिटल फट के एक दूसरे से दूर चले गए हैं, इनमें कितना गैप है। भाई हमेशा ये डेल्टा नॉट की वैल्यू सेम थोड़ी आएगी, ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड स्ट्रांग आया तो वो ऐसा पकड़ के चीरेगा डी ऑर्बिटल को और Eg को उधर फेंकेगा और T2G को दूर फेंकेगा, तो दोनों दूर चले जाएंगे, दोनों के बीच में गैप बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा गैप मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, और जब ज्यादा होगी तो Eg और T2G में गैप ज्यादा बढ़ जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो अगर मान लो आपके T2G और Eg में ये गैप बहुत कम है, मतलब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने का मतलब T2G और Eg एक दूसरे से दूर नहीं गए। तो अब यहां पर आपका सेंट्रल मेटल एटम सोचेगा कि यार अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख के पेयर कर दूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी, और अगर मैं इस पेयरिंग को ना करूं और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को Eg में पहुंचा दूं तो मुझे ये गैप को पार करना पड़ेगा। दैट गैप इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अरे ये तो कम है, मतलब पेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन की मुझे महंगा पड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को T2G से Eg में भेजना कम एनर्जी रिक्वायरमेंट वाला है। कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू छोटी है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सीधे वो Eg में रख देगा। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन वो Eg में रख देगा। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में आ गया। अब ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी? ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जब तुम्हारे पास में लिगेंड कमजोर होगा। जितना ज्यादा लिगेंड कमजोर होगा उसको T2G और Eg को अलग करने में उतनी ज्यादा मुसीबत या मुश्किल होगी, और इस वजह से जितना कमजोर लिगेंड होगा उतनी कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, उतनी कम एनर्जी होगी, उतना कम गैप होगा इन दोनों में, और इलेक्ट्रॉन के लिए T2G में से Eg में जाना उतना इजी हो जाएगा। इसीलिए आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे। लेकिन अगर बाय चांस आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गया, मतलब यहां पर फॉर एग्जांपल आपके T2G और आपके Eg में गैप देखो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, तो आपने इलेक्ट्रॉन इसमें रखा, इसमें रखा, इसमें रखा। अब आप सोचो कि चौथा इलेक्ट्रॉन में यहां रख दूं, लेकिन बेटा ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है,
इसे पार करना खेल नहीं था बच्चों का, तेल निकल जाएगा इसमें अच्छे अच्छों का। तो अब आपका सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या सोचेंगे, बोलेंगे इतना लंबा गैप करने से अच्छा है कूचम कुची में यहीं बैठ जाए, गुचुड़ मुचुड़ होकर यहीं बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए, क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी हमें कम लग रही है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डब्बे में घुसाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी तो देनी पड़ रही है। मुझे एक बात बताओ, अभी तुम आराम से अपने एक रूम में अकेले हो, जैसे अभी मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले ये स्टूडियो सिर्फ मेरा था, जब इच्छा हो रिकॉर्डिंग करूं, जब इच्छा हो नहीं करूं। लेकिन अब मेरी शादी हो गई, अब अमृता मैडम आ चुकी है, उनको भी कभी कभी रिकॉर्डिंग करने का मन होता है, तो अब मेरे को उनसे पूछना पड़ता है कि आपका स्केड्यूल मैडम कितनी बजे का है, कितनी बजे क्लास ले रही हैं आप। तो अब थोड़ा सा शेयर करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर करना किसको पसंद है समझ में आई बात तुम लोगों से। मान लो तुम अपने रूम में रह रहे हो, एकदम ऐश मार रहे हो, अपने हिसाब से उठ रहे हो, सो रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, एसी चला के सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे रूम में तुम्हारा कजिन आ गया, वो तुम्हारे साथ उस रूम में रहेगा, तो तुम किससे बात कर रहे हो, बाबू सोना से तुम्हारे वो सुन रहा है। तुम वॉशरूम जा रहे हो, उसको वॉशरूम जाना है, कॉम्प्लिकेट। तुम टीवी पर तारक मेहता देख रहे हो, उसको वागले की दुनिया देखना है, कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हैं बात को, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक ही डब्बे में रखना है तो भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ये एनर्जी जो आप दे रहे हो ये कम देनी पड़ रही है इसके मुकाबले। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया हम तो पेयर हो जाते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाना हमारे लिए बहुत मुसीबत का काम है। तो यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन T2G के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और Eg खाली दिख रहा है। अब ये क्यों हुआ, ये किस कारण की वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तुम्हारा लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड था कि उसने बोला चीर के रख दूंगा। T2G और Eg को इतना दूर फेंका उसने, इतना दूर फेंका कि इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से यहां आना नामुमकिन सा हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ रहे हैं, उनको मजबूरी में यहां पर पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बेसिस पर हमारे सामने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, वो लिगेंड जिसमें कार्बन डोनर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। जैसे तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप, साइनो ग्रुप, इथाइलिन डायमाइन ग्रुप, इन सब में आपको कार्बन की मौजूदगी दिखेगी। फिर तुम्हारा नाइट्रोजन डोनर जैसे कि तुम्हारा अमाइन, इथाइलिन डायमाइन और आइसोसाइनाइड ग्रुप। उसके बाद तुम्हारे ऑक्सीजन डोनर आते हैं जैसे कि वाटर यानी एक्वा, C2O4। ये तुमको कुछ अजीब सा ना दिखिए इसलिए मैं इसको वापस से C2O4 डाई नेगेटिव लिख देता हूं, OH नेगेटिव लिख देता हूं। फिर तुम्हारे हेलोजन आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह। फिर उसके बाद में जो SCN हो गया, सल्फाइड हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फिर ये लो कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता कि भैया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा पावरफुल लिगेंड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कार्बोनाइल और CN, ये तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। और सबसे कमजोर की कैटेगरी में कौन आ जाएंगे, तुम्हारे हेलोजेंस वाले। क्या ये चीज क्लियर हो गई। और ये सब तुम्हारे फिर बेचारे मॉडरेट की साइड में आ जाएंगे। चलिए अब हम इसी के बेसिस पर कलर के बारे में भी बात कर सकते हैं। आप देखो आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है ये कलर शो कर रही है, और ये कलर कैसा शो कर रही है, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, यानी इस कॉम्प्लेक्स ने इतने वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करी, इतने वेवलेंथ की लाइट येलो स्पेक्ट्रम पर गिर रही है, लेकिन कलर हमें दिख कौन सा रहा है, वॉयलेट कलर का। यानी ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड मुझे वॉयलेट कलर का नजर आ रहा है। तो यहां पर एक केस मैं आपको बताता हूं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वॉयलेट नाम पढ़ा होगा, क्या आप लोगों ने कभी वॉयलेट नाम पढ़ा है? हां सर हमने वॉयलेट नाम पढ़ा है। वॉयलेट के बाद में आपने इंडिगो भी पढ़ा होगा, इंडिगो के बाद में आपने ब्लू पढ़ा होगा। गाइस वॉयलेट और ब्लू के बीच में इंडिगो आता है, लेकिन वो यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आ रहा है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू के बाद में यहां पर लिख रहा हूं ग्रीन, ग्रीन के बाद में यहां पर लिख रहा हूं येलो, येलो के बाद में यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे किडूस के लिए ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद में मेरे प्यारे किडूस के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं रेड। अब यहां पर एक छोटा सा ट्रिक याद कर लो, अगर आपने वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आप येलो कलर का शो करते हुए नजर आओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तुमको जो वॉयलेट कलर यहां पर डिजिटल बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है कैमरे में, ये वॉयलेट कलर आपको दिख रहा है,
इसका मतलब यह है कि ये जो लाइट अब्सॉर्ब कर रहा होगा वो येलो रेंज की कर रहा होगा। मतलब अगर मैंने येलो रेंज की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो मेरा कलर आपको क्या दिख रहा होगा, वॉयलेट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यानी अगर आप एक रेडिएशन को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर आप अब्सॉर्ब कर रहे हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप शो करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, चलो मैं आपको ये बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। अब ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, मतलब इसने क्या किया होगा, इसने ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी होगी। मतलब अभी ये जो है ये ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, इस वजह से आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज। समझ में आ गई बात। सिमिलरली अगर आपने यहां पर रेड कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। सिमिलरली मेरे प्यारे गुलजारी लालो, अगर आपने येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा। आपने ग्रीन कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी तो आपको रेड कलर दिखाई देगा। आपने ऑरेंज कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला चार्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ भी है, अगर आपने यहां पर किडूस येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी तो आपको वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है। आपने ब्लू और ग्रीन के शेड की लाइट अब्सॉर्ब करी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां पर रेड आ रहा है। इस तरीके से आपको यहां पर कलर दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कलर दिखाई क्यों देता है। देखो कलर इसलिए दिखाई देता है कि अभी आपका एक कंपाउंड है, इसमें ये टाइटेनियम अभी यहां पर बैठा हुआ है। तो टाइटेनियम नाम का जो सेंट्रल मेटल एटम है, अभी इसका इलेक्ट्रॉन इसके ग्राउंड स्टेट में है। ये देखो डी ऑर्बिटल तो यहां पर स्प्लिट हो गया है, डी ऑर्बिटल यहां पर स्प्लिट हो गया है, Eg ऊपर चला गया है, T2G नीचे आ गया है और T2G में एक इलेक्ट्रॉन मस्त अपने ग्राउंड स्टेट पे बैठा है। लेकिन आपने क्या करा, आपने इसको रेडिएशन प्रोवाइड कर दिया। मतलब आपने इसको इस कमरे में रख दिया, इस कमरे में लाइट ही लाइट है, तो लाइट इस पर आकर पड़ी। अब जैसे इस पर लाइट आकर पड़ी, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला गया, Eg में चला गया। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन शो करना। ये डी ट्रांजिशन शो करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तब यहां पर इसने जो लाइट अब्सॉर्ब करी, जैसे मान लो इसने जो लाइट अब्सॉर्ब करी है, ये लाइट इसने वॉयलेट कलर की अब्सॉर्ब करी है, वॉयलेट कलर की अब्सॉर्ब करी है। तो अभी आपको कौन सा कलर का दिख रहा होगा, अब ये कंपाउंड आपको कौन सा कलर का दिख रहा होगा, ये आपको येलो कलर का कंपाउंड दिख रहा होगा। ये आपको येलो कलर का कंपाउंड दिख रहा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से आप लोगों को कलर्स के बारे में मालूम पड़ता है। एंड गाइस विद दिस हमारा ये चैप्टर यहां पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। भाई क्रैश कोर्स था इसलिए मैंने कंपैरेटिवली फास्ट पढ़ाया। एंड अब हम लोग जल्दी से हमारा नया कोर्स लेकर आने वाले हैं, तो उसके साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। बट अभी ये चैप्टर ही खत्म करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम फटाफट रिवाइज करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।